डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एकदम उल्टी पड़ गई है और इसका निष्कर्ष ये निकला, परिणाम ये निकला कि अब जो धुर शत्रु बनते जा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और चीन, उनको क्लोज लाने का काम किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री 7 साल बाद संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में जाते हैं और जिस तरीके से गर्मजोशी से सारे देश एक दूसरे से मिलते हैं तो एक तरीके का संकेत जाता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने के लिए तैयार है। जिस तरीके की इंटरनेशनल नीतियां यूएस के नेतृत्व में यूरोप ने बनाई हैं, वो एक विभेदकारी नीति है, गैर बराबरी की नीति है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिसको कि हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, उसको कमजोर समझने की नीति है, उसको दबाने की नीति है, औपनिवेशिक नीति है, कॉलोनियल माइंडसेट है, हेजिमोनियल नीति है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और इस बात के लिए जरूर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि लग रहा था कि भारत और चीन के संबंध अब हाल फिलहाल 4-5 साल तक नहीं सुधरेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से उसने पाकिस्तान को बैकअप किया, चाहे वो मिसाइल हो, एरोप्लेन्स हो, चाहे रियल टाइम एनालिसिस हो युद्ध की, खुद हमारे मिलिट्री के उच्च अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की। लेकिन इस ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में दोनों देश करीब आ गए और ट्रंप ने तो चीन को अपना एक कंपटीटर मान ही लिया है और उसी के नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में एक क्वाड बनाया गया और क्वाड का उद्देश्य था कि चीन को काउंटर करना। इसीलिए उसने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस खुद को रखा इस क्वाड में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, लगातार अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी, उद्योग धंधों का खराब होता जाना, अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व में कमी आना, 2008 का जो इकोनॉमिक रिसेशन था उसने अमेरिका की कमर तोड़ दी और आज तक अमेरिका उससे संभल नहीं पा रहा है। उसका खुद का घाटा बहुत बढ़ता जा रहा है और ऊपर से दुनिया के देशों के साथ व्यापार घाटा बढ़ने की चिंता अमेरिका में बहुत अधिक है। बहुत सारी अमेरिकी कंपनीज अमेरिका छोड़ के अधिक टैक्स की वजह से, अधिक कड़े लेबर लॉज की वजह से दुनिया के दूसरे देशों में जाके काम कर रही हैं। उसमें चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील, इंडिया, इस तरीके के देश आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे घाटा और बढ़ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही टैरिफ नीति लगाई तो इसका नुकसान अमेरिका की सरकार को लॉन्ग रन में होगा कि लगभग 10-11 साल से भारत एक तरीके से काउंटर बैलेंस कर रहा था चीन की बढ़ती ताकत को। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में संदिग्ध भूमिका में आ गया, डोनाल्ड ट्रंप लगातार पाकिस्तान की पैरवी करते दिखे, आईएमएफ, एडीबी से लोन तक दिला दिया, असीम मुनीर को 2 बार अमेरिका में इनवाइट कर दिया, पाकिस्तान के नाम पे भारत को टॉन्ट करने लगे, यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान से आगे चल के तेल खरीदेगा भारत। ये कह दिया कि 7 एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सब जो टॉन्टिंग चल रही थी विदेश नीति में अमेरिका की, उसका भारी नुकसान अमेरिका को ही होगा, क्योंकि ट्रेड तो चलते रहेंगे लेकिन ये जो रिलेशनशिप बिल्ड हुई थी और चाइना को कंट्रोल करने की जो स्थिति बनी थी, अमेरिका इससे चूक गया डोनाल्ड ट्रंप की सनकी नीतियों की वजह से। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर भारत संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में नहीं जाता, अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाते, तो उसका महत्व इसलिए कम हो जाता और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन या डोनाल्ड ट्रंप, ये खुद कहते कि ये तो तानाशाहों का सम्मेलन है, ये टिकेगा नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने से वहां पे डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन दोनों की भद्द पिट गई। इसका रीजन यह है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, 146 करोड़ की आबादी के साथ। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी जैसे ही वहां जाते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो पूरी फजीहत हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप की। और यही वजह है कि उनके सरकारी अधिकारी, चाहे वो पीटर नमारो हो, ट्रेड एडवाइजर, जब वो कहते हैं कि भारत जिस तरीके से करीब जा रहा है ये ठीक नहीं है, उसको यूक्रेन के वॉर में रूस का सहयोग नहीं करना चाहिए, उसी की वजह से लड़ाई हो रही है, रशिया और यूक्रेन की वही फंडिंग कर रहा है रशिया को तेल खरीद के,
बाद में तो वो ये कहने लगे कि जो तेल खरीदा गया है सस्ते दरों पे, वो भारत के ब्राह्मण उससे प्रॉफिट कर रहे हैं। और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात को नकार दिया एक सिरे से और कहा कि पीटर नेवारो की बात को हम पूर्ण रूप से नकारते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हुए दिखे कि हमने रशिया और इंडिया को चीन के अंधेरे में खो दिया है। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद जिम्मेदार हैं और यहां तक कि वहां की जो फेडरल एपिलेट कोर्ट है उसने भी 22 पेज के दस्तावेज में टैरिफ कानून को निरस्त कर दिया और सरकार को समय दिया है 14 अक्टूबर तक का कि अगर वो अपील करना चाहे सुप्रीम कोर्ट में। तो सरकार ने अपील भी की है, अमेरिकी सरकार ने। और अगर सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देता है इस टैरिफ को, तो डोनाल्ड ट्रंप का ही स्टेटमेंट है कि हमने अभी तक $142 बिलियन ये टैरिफ लगा के वसूले हैं और इसमें से $96 बिलियन तो अप्रैल 2 के बाद, जब इन्होंने घोषणा की थी, उसके बाद आया है। तो ये पहली बार ऐसा होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर देता है और ये बोल देता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार में ही नहीं है इस तरीके की टैरिफ लगाना बिना सीनेट की परमिशन के, तो पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका को $150 बिलियन रिवर्स करने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे। तो कंगाली में आटा गीला होने की संभावना जबरदस्त है। अब एक बात समझिए कि व्हाइट हाउस के लोग इंडिया का नाम सुन के इतना एग्रेसिव क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंडिया को एक बड़े पार्टनर के रूप में देख रहे थे। और जब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई तो उसमें स्पष्ट रूप से ये नजर आया कि भारत अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रहा है। वो रूस से तेल खरीदता रहेगा, वो अपनी विदेश नीति को इंडिपेंडेंट बनाता रहेगा। एक साइन, एक सिंबल तो दे दिया गया है। हालांकि हम कुछ कंफ्यूज रहे, उसमें बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप का योगदान रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 2017 में आते हैं पहले टर्म में और 2020 तक वो रहते हैं। और उसी समय तो जब उनका कार्यकाल खत्म होता है तो हाउडी मोदी अमेरिका में होता है, ह्यूस्टन में, अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप किया जाता है और काफी दोस्ती दिखाई दे रही थी। उसमें बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी थी। और अचानक से यू टर्न 360 डिग्री, पूरा घूम जाना रिलेशनशिप में दूसरे टर्म में, तो भारत को यह 100% कंफर्म हो गया कि एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप के जब तक डोनाल्ड ट्रंप के टर्म तक तो हमारे संबंध सामान्य होने वाले नहीं हैं। आगे की अमेरिकी सरकार इस बारे में क्या सोचती है ये आगे तय होगा। लेकिन पिछले 10-11 साल की मेहनत तो खराब कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उलूल जुलूल नीतियों का। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के लॉ को तो और भद पिटेगी। तो एक छोटी सी बात समझते हैं कि अमेरिका का जो कोर्ट स्ट्रक्चर है ये जानना जरूरी है और वहां की सीनेट की क्या स्थिति है ये भी जानना जरूरी है। तो एक दो बात समझते हैं और वो बात क्या है कि हम ये देखें कि यहां पे जो अमेरिका की कोर्ट का स्ट्रक्चर है, तो देखिए अमेरिका में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है। इसको अगर समझोगे तो ये बेसिकली, अब ये टेक्निकल बात हम कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब कि एक संघीय ढांचा है जहां पे जो फेडरेशन होगा, मतलब जो संघ होगा, जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, जो ट्रंप की गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट हो गई, संघीय सरकार जो सेंटर में बनी है, जैसे भारत में होता है कि सेंटर में एक सरकार बनी है जैसे मोदी जी की। और यहां पे 50 स्टेट हो गए, 50 स्टेट्स। तो हमारे जैसे स्टेट्स यहां कमजोर नहीं है, यहां के स्टेट्स बहुत मजबूत होते हैं। यहां पे जो गवर्नर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं और उनका कोई पार्टी उटी का चक्कर नहीं होता। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप और स्टेट्स के गवर्नर की आजकल विवाद और लड़ाई भी चल रही है। यहां तक कि वो न्यूयॉर्क के अंदर में फोर्सेस भेज दे रहे हैं, गवर्नर्स को गिरफ्तार कराने की बात कर रहे हैं। तो यहां का जो गवर्नर है काफी ताकतवर होता है और राज्यों को बहुत स्वतंत्रता होती है। इनकी अपनी कोर्ट स्ट्रक्चर होती है। भारत में जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एकदम समान रूप से काम करते हैं सबके लिए। यहां राज्यों की अपनी अलग कोर्ट होती है जो राज्यों के मसले पे विचार करती है और एक संघीय कोर्ट होती है जो फेडरल लॉज के ऊपर काम करती है।
तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले कानून को किस कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, इसी से समझ में आ जाएगा, और क्यों किया है ये भी समझ में आ जाएगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर है, एक संघीय ढांचा है। अब ये तो समझ में आ गया कि संघीय ढांचा क्या होता है। यहां पे जो इनका कोर्ट है, कोर्ट स्ट्रक्चर बहुत कोई कठिन नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने आप में बहुत इजी है, केवल 7 आर्टिकल्स हैं और बहुत छोटा है। आधे घंटे में पढ़ के आप अपना काम कर सकते हैं। आप आधे घंटे में पूरे अमेरिका के संविधान को पढ़ सकते हैं। हमारे जैसा नहीं, अभी तो 470 आर्टिकल हो गए हैं, और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय तो 395 आर्टिकल थे। अब संशोधन होके बहुत सारे कानून आ गए हैं। तो कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं फेडरल स्ट्रक्चर बताऊं, अगर संघ के लेवल पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जिनको कि हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं, यहां ट्रायल चलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कुल है 94 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, यहीं पे ट्रायल चलता है। कोई केस होगा तो यहां ट्रायल चलेगा। जैसे अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाले मामले को पहले वो ट्रायल कोर्ट में आया, ठीक है, अब ट्रायल कोर्ट ने उसको कहां भेज दिया, उसको भेज दिया एपिलेट कोर्ट में। तो ये सर्किट कोर्ट होते हैं, एपिलेट कोर्ट होते हैं, फेडरल यूएस एपिलेट कोर्ट। एपिलेट कोर्ट क्या करती है, उन मामलों की सुनवाई करती है। यहां पे ट्रायल नहीं चलता है, कोई गड़बड़ी है, कोई फैसला देना है तो यही करती है। ये टोटल 13 है, 12 सर्किट कोर्ट्स हैं और एक फेडरल कोर्ट है, कुल मिला के 13 है। ये तो 13, अगर ये जो दिख रहे हैं इसी में से क्या किया इसने, टैरिफ को रिजेक्ट कर दिया। जो टैरिफ था उसको इन्होंने कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ट्रंप की टैरिफ को, एपिलेट कोर्ट ने। और अब ये मामला जाएगा यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास। यही स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च व्यवस्था वाली है और ये बहुत ताकतवर है, बहुत, हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है यहाँ की सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों इतनी ताकतवर है, क्योंकि देखिए यहाँ जो जजेस होते हैं ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ये कुछ कुछ भीष्म पितामह जैसे होते हैं पूरा फेडरल कोर्ट के स्ट्रक्चर में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो एपिलेट कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। कोई भी जज लाइफ टाइम के लिए आता है इस पद पे। और इस पद पे नियुक्ति कैसे होती है, प्रेसिडेंट ही नाम देते हैं। 9 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, प्रेसिडेंट ही नाम देंगे, लेकिन उसको वहां की जो उच्च सदन है, जैसे भारत में राज्यसभा है, वहां पे सीनेट है जो राज्यसभा से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अभी मैं उसका भी स्ट्रक्चर बता दूंगा, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट समझे बिना खाली वो नेतागिरी वाली बातें होंगी और उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो तो खाली भावनाएं हो गई। जब तक हम किसी मामले की टेक्निकल स्ट्रक्चर नहीं समझते हैं तो खाली बकवास है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि वहां की एपेलेट कोर्ट ने क्या किया, इसको कह दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट में मसला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर दे तो जजेस यहां पे स्वतंत्र होते हैं, वो स्वतंत्र सुनवाई करेंगे और वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। भारत में तो कभी कभी ये लगता है या आरोप लग जाता है कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस हो, कई बार ऐसा देखा भी गया है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है क्योंकि जजेस एकदम सुपर पावरफुल है। इंपीचमेंट यहां पे होता है जजों का। अभी तक 15 जजों के खिलाफ चलाया गया जिसमें से 8 ही हट पाए। बड़ा मुश्किल प्रक्रिया है यहां पे संविधान संशोधन की और चाहे इंपीचमेंट की, महाभियोग की। तो यहां पे जज सुनवाई करेंगे और हटा देंगे, इनका आजीवन की व्यवस्था रहती है। और एक होता है स्टेट लेवल पे, जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, यहां पे इनकी स्टेट की अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट होती है। ये इंटरेस्टिंग है, अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट होती है। ये कुछ कुछ हमारे रेगुलेटिंग एक्ट जैसा अंग्रेजों के समय में आया था कि एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। तो इनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट होती है जो स्टेट के मसले में देखभाल करती है। हालांकि कोई भी डिस्प्यूट अगर फंस जाए तो सुप्रीम कोर्ट फेडरल जो है वही अंतिम निर्णय देगी। हालांकि वो बीच मामलों में नहीं पड़ती है जो राज्यों के मसले हैं। तो हमारे यहां तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है, यहां राज्यों की अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब 50 सुप्रीम कोर्ट हो गई। और इन जजों का कार्यकाल 6 से 12 साल तक का होता है। कुछ तो अपॉइंट किए जाते हैं। मजे की बात देखिए, हमारे यहां क्या होता है कि एग्जाम देके होते हैं या कोलिजियम अपॉइंट करती है हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम बोलती है कि ये जज बनेंगे, फिर सरकार के पास जाता है, उसको अप्रूव कर देते हैं। और निचली अदालतों में लोग एग्जाम के थ्रू आते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाई कोर्ट भी अपॉइंट करता है। इनके यहां इलेक्शन भी हो जाता है
6 से 12 साल तक रह सकते हैं राज्य के कानून के हिसाब से। तो एक तो होते हैं सेलेक्टेड, कि उनको सेलेक्ट किया जाता है, और एक होते हैं इलेक्टेड, चुनाव भी किया जाता है वोट डाल के। तो सुप्रीम कोर्ट यहां की अपनी अलग है, और फिर इन्हीं के नीचे एक एपेलेट कोर्ट है, इनमें भी अपील की कोर्ट होती है और हर राज्य में होगी। और इनके नीचे एक लोअर कोर्ट है जिसको कि कहते हैं ट्रायल कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट। यहाँ की राज्य संबंधी मामले चलते हैं, वो मामले कोई भी हो सकते हैं, चाहे फेडरल वाले हों और चाहे राज्य वाले हों। वो सिविल मामले हो सकते हैं, वो क्रिमिनल मामले हो सकते हैं, कोई भी मामला वो हो सकता है। तो ये टेक्निकलिटी ये समझ में आ गई होगी आपको कि कौन से कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के प्लान को मटियामेट कर दिया, और वो है एपेलेट कोर्ट। यूएस की एपेलेट कोर्ट ने फेडरल वाली, यूएस लगा है तो फेडरल कोर्ट हो गया, उसने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट 14 तारीख के बाद या उसके आसपास फैसला लेगी, अक्टूबर में। तो लेने के देने पड़ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और स्थिति खराब होने की संभावना है। तबीयत भी खराब चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, हाथों पे काले घेरे, पैरों में सूजन। कहा जा रहा है कि भाई मेलानिया ट्रंप आजकल बहुत एक्टिव हैं। अभी अभी उन्होंने एआई मामलों से संबंधी एक पूरी मीटिंग ली, तो काफी एक्टिव हैं डोनाल्ड ट्रंप के थोड़ा सा स्लो होने की वजह से। तो यहां पे ये तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि जो एपेलेट कोर्ट है उसने रिजेक्ट क्यों किया ये टैरिफ का प्लान, इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। 22 पेज में उन्होंने कहा कि भाई ये मसले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि हमने टैरिफ इसलिए लगाया कि अमेरिका को हम वी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो व्यापार घाटा हो रहा है उसको कम करें। इंडिया पे तो और लगाना जरूरी है क्योंकि वो एक तरीके से हायर टैरिफ्स ले रहा है, और $47 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है इंडिया के साथ। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है मैक्सिको के ऊपर इसलिए लगा रहे हैं कि जिससे जो ड्रग ट्रैफिकिंग है ये रुके, नशे का कारोबार रुके। तो कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारे टैरिफ लगाने से ड्रग कैसे रुकेगा, जो तुम कह रहे हो। तो ये बकवास की बातें छोड़ के उन्होंने कैंसिल कर दिया। दूसरा ये कहा कि जो टैरिफ को क्यों रिजेक्ट किया इस एपेलेट कोर्ट ने, ये तो सबसे बड़ी बात है, और ये इस पे कोई चर्चा ही नहीं करेगा क्योंकि सब लोग भावनाओं में, खाली डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ कर दिया और बाद में हम ये देख रहे हैं कि हम अब चीन के पास जाएंगे, सबक सिखा देंगे। हम उस टेक्निकलिटी को ना समझना चाहते हैं ना उतना हम पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। तो एपेलेट कोर्ट ने कहा, रीजन क्या दिया, ये जो रिजेक्शन किया है इसका रीजन क्या दिया है। रीजन कहा है कि बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट, कहा है ये कि टैरिफ जो है, टैरिफ क्या है, बियॉन्ड है ये प्रेसिडेंट के, बियॉन्ड कैपेसिटी है, बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के अधिकारों का उल्लंघन है। इतना अधिकार नहीं है प्रेसिडेंट को कि वो क्या करे कि अपने मन से टैरिफ लगा दे बिना रैशनैलिटी का, बिना सीनेट के पूछे। यहां सीनेट एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अब सीनेट है क्या, सीनेट एक उच्च सदन है, अपर हाउस कह सकते हैं। अपर हाउस भारत में जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो ये अपर हाउस है। और समझो कि राज्यसभा एज राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा बहुत कमजोर है लोकसभा के आगे, और सीनेट बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कंपेयर करेंगे राज्यसभा से तो अपर हाउस है। अब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि यहाँ की, अब हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट होता है, यहाँ की फेडरल जो स्ट्रक्चर है वहां पे कांग्रेस एक शब्द यूज किया जाता है। ये कांग्रेस मतलब समझो कि लेजिस्लेचर है, विधायिका है, कानून बनाने की संस्था है, जैसे हमारी संसद है। कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, यहां भी बाइकैमरल सिचुएशन है। एक को सीनेट कहते हैं और एक को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, यहां पे 435 सदस्य हैं, 435, और यहां पे हर राज्यों से 2 आते हैं, तो 100 हो गए, मतलब 200 मेंबर्स हो गए सीनेट के। राज्यों की साइज नहीं देखी जाती है, छोटा बड़ा सब राज्य से 2-2 आते हैं। अब सीनेट बहुत ताकतवर है, कैसे, अब देखिए यहां पे तो मान लीजिए जैसे बजट लाना है या रेवेन्यू रिलेटेड बात है तो यहां पे यहीं से शुरू होगा। लेकिन सीनेट की स्थिति आपने देखा होगा, सीनेटर बहस करते हुए दिखते होंगे मीडिया में। सीनेट क्या करती है,
अब ये सोचिए कितना महत्वपूर्ण है, सीनेट इंटरनेशनल लॉज को अप्रूव करती है। इंटरनेशनल लॉज, अगर एग्रीमेंट, अगर यूएस का प्रेसिडेंट कोई भी संधि कर दे किसी भी देश के साथ, जब तक सीनेट यस नहीं कहेगी तब तक वो पास नहीं होगा। अगर वो नो कह देगी तो निरस्त हो जाएगा। इतनी ताकतवर है। भारत में तो ऐसा है नहीं, ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं है। जो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार कह दे वही मान्य हो जाएगा, और नहीं कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगा। कभी सुना है आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस देश के साथ आप कानून मत करिए, लेकिन यहां पे कोई समझौता मत करिए, सीनेट निरस्त कर सकती है। तो मान लीजिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई समझौता कर लिया भारत के साथ और कह दिया या किसी भी देश के साथ कि हम ये वाला नियम लगा रहे हैं, जब तक सीनेट नहीं पास करेगी तब तक कुछ भी होना जाना नहीं है। और देखिए जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अब मान लीजिए चाहे जजों का हो या सेक्रेटरीज का हो, मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर भले, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि मिनिस्टर अगर बनना है तो आपको मेंबर होना होगा सदन का, चाहे 6 महीने में ही होइए। अगर आप नहीं है तो 6 महीने में आप ले लीजिए अपना सदस्यता। लेकिन यहां पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि इनको हमें मिनिस्टर बनाना है, सेक्रेटरी कहा जाता है वहां पे। तो जब तक सीनेट नहीं अप्रूव करेगी तब तक कोई भी मामला नहीं होगा, चाहे कोई भी टैरिफ हो, कुछ भी हो, वो सीनेट का काम है। तो यही कह के एपेलेट कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई आर्थिक मसला होगा तो वो सीनेट अप्रूव करेगी, न कि यूएस का प्रेसिडेंट। अब ये मामला क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ये गया सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल कर देती है तो हालात और बिगड़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति और खराब होगी। और ट्रेड तो चलता रहेगा। ट्रेड एक ऐसी चीज है कि आप चाह के भी कम नहीं कर सकते हैं। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में ट्रेड नहीं रुकने वाला है। क्यों नहीं रुकने वाला है? क्योंकि आज दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है, कुछ ना कुछ एक दूसरे को चाहिए ही। तो हम अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भेजते हैं, फार्मास्यूटिकल्स भेजते हैं, दवाइयां, जेनरिक गुड्स, हम जेम्स एंड ज्वेलरीज भेजते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स भेजते हैं, टेक्सटाइल भेजते हैं। हालांकि जो वो टैरिफ लगा रहा है तो टेक्सटाइल उद्योग में लाखों नौकरियां जाएंगी। अगर जेम्स एंड ज्वेलरीज में देखिए, सूरज जैसे सेंटर हैं, वो वहां पे कटिंग में, जो हीरे की कटिंग होती है, वर्ल्ड में नंबर 1 है भारत, और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है यूएस को। तो अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो लगभग 10 लाख नौकरियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में खत्म होंगी। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। यूएस ये भी चाहता है कि हम उससे हथियार अधिक खरीदें, हम रूस को तवज्जो न दें, फ्रांस को तवज्जो न दें। वो ये भी चाहता है कि हम जो हर साल लगभग कम अधिक, जैसे इस बार 137 बिलियन डॉलर, $1 बिलियन में लगभग 8400 करोड़ होते हैं, माने 8500 करोड़ मान लीजिए लगभग। तो हमने 137 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा है, क्योंकि हमारी क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल, 88% तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम खाली इस 150 बिलियन डॉलर का खाली 2% अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, 5 बिलियन डॉलर का। और वही हम जो रशिया से खरीद रहे हैं वो लगभग 54 बिलियन डॉलर का। तो सोचिए कितने का अंतर है, 10 गुना, 11 गुने का अंतर है, क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भी कि हमको लगभग 15-20% सस्ता मिल रहा है। तो इसके चक्कर में हमने 7-8 बिलियन डॉलर बचा लिए हैं, 50,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। और वही तेल भारत खरीद के अपने यहां रिफाइंड कर ले रहा है क्रूड ऑयल को, और वही यूक्रेन में बेच रहा है, वही दुनिया के अन्य देशों में बेच रहा है, भूटान में बेच रहा है। तो सवाल यह है कि यूएस चाहता है कि हम तेल भी इससे अधिक खरीदें, महंगे रेट पे, हथियार भी खरीदें, अपने बाजार को इसके कृषि प्रोडक्ट के लिए खोल दें। ये अपने किसानों को अधिक सब्सिडी देता है। तो भारत के 55%, 60% लोग कृषि के ऊपर निर्भर हैं, वो तो भूखों मर जाएंगे, हमारी उद्योग धंधे तो तबाह हो जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि पूरी व्यवस्था इसके फेवर में हो जाए और भारत जो है स्ट्रगलिंग कंट्री बना रहे, और फिर हम भारत यूएस की धमकियों के आगे झुक भी जाए। तो भाई 146 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, 4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत। ठीक है कि यूएस 30 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन हम भी सबसे बड़ा बाजार हैं, और आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में इंडिया और चाइना है। तो हमारा बाजार चाहिए यूएस को। कहां बेचेगा सामान? यूरोप तो ऑलरेडी वो हो गया है, सैचुरेटेड, भर गया। अब यूरोप में कितना बेचेगा? आबादी भी ज्यादा नहीं है। टोटल यूरोप की आबादी पूरे यूरोपियन यूनियन की 45 करोड़ है, बताइए।
उस हिसाब से देखिए चीन का 142 करोड़ और हमारा 146 करोड़ और बढ़ने की संभावना है। तो कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां हैं वो बैकफायर कर गई। वो ये सोच के लगा रहा था कि भारत डर जाएगा, क्योंकि अभी उसकी चीन से विवाद हुई है, पाकिस्तान की उसने सहायता की है, तो वो चीन की ओर जाएगा नहीं। हम दबाव बनाएंगे तो वो रूस से अपने संबंध तोड़ लेगा, क्योंकि रूस भी खुल के नहीं आया था ऑपरेशन सिंदूर में, और फिर हम भारत का शोषण करेंगे। ये पूरी व्यवस्था बैकफायर कर गई। और इसीलिए दिल जले जैसा आज उन्होंने अपनी सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पे लिखा कि भारत और रूस को हमने खो दिया चीन के अंधेरे में। तो भाई गलती भी तो तुम्हारी है। तुम सोच रहे हो कि अमेरिका, तुम ट्रेडिशनल अमेरिका की सर्वोच्चता में विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी वाले हो। रिपब्लिकन पार्टी के लोग हमेशा सोचते हैं कि वी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही उनकी नीति ही है। डेमोक्रेट्स थोड़े ठीक हैं, जो जॉय बाइडेन की पार्टी है या जो बराक ओबामा की पार्टी है, बिल क्लिंटन भी जो थे, ये रिपब्लिकन पार्टी वाले हमेशा से एग्रेसिव रहे हैं और ये ख्याली दुनिया में जीते हैं। इनको कोल्ड वॉर का भूत उतरता ही नहीं है। और इसीलिए तो चीन ने अपने जो 80वां वर्ष मनाया 3 सितंबर को जापान को हराने के उपलक्ष्य में, और उसमें सीधे सीधे शी जिनपिंग ने कहा कि हम जो है एक बात कह देना चाहते हैं कि हम वायलेंस से नहीं डरते हैं। चीन वायलेंस से नहीं डरता है, बात भी सही है। और उसने कहा कि हम आज दुनिया में पीस और वॉर की सिचुएशन है, यू हैव टू ऑप्ट पीस और वॉर, चुनना तुम्हें है कि तुम युद्ध चाहते हो या शांति। यूरोप को धमका रहा था, अमेरिका को धमका रहा था शी जिनपिंग। और दूसरी बात यह है कि उसने ये कहा कि या तो कन्फ्रंटेशन कर लो या डायलॉग कर लो, विवाद कर लो या वार्ता कर लो। अगर तुम एक तरफा टैरिफ लगाओगे, शीत युद्ध की मानसिकता में जियोगे, अमेरिकन हेजीमोनी या सर्वोच्चता के विश्वास में जियोगे, दूसरे देशों को कमतर समझोगे, तो ठीक नहीं है। और इसीलिए उसने जानबूझ के अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वो सारा कुछ परेड में दिखाया। देखिए कितना शानदार लग रहा है। हालांकि हमसे उतना नहीं बनता है, लेकिन डेवलपमेंट तो माननी पड़ेगी कि चीन ने 30-40 साल में कैसे शी जिनपिंग के नेतृत्व में कमाल की टेरिफिक उपलब्धि अर्जित की है। अगर भारत भी ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हमारे नेता थोड़ा भाषण देना बंद करेंगे। विदेश नीति को मजाक बना के रखा हुआ है, रोज विदेश यात्रा पे चले जा रहे हैं, ये सब बंद करना होगा। शी जिनपिंग तो कहीं नहीं जाता, ना डोनाल्ड ट्रंप हर जगह घूमता रहता है। तो जो शक्तिशाली देश हैं, इधर उधर घूमने से विदेश नीति नहीं ताकतवर बनेगी। घर मजबूत करिए, बाहर के लोग खुद इज्जत देना शुरू कर देंगे। तो बताइएगा कैसा लगा ये सेशन। हमने जो टेक्निकल पॉइंट्स बात किए टैरिफ के ऊपर, वो समझ में आया कि नहीं, कि टैरिफ्स किस तरीके से अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक है। हमारे लिए उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड जो $200 बिलियन के ऊपर का चल रहा है वो चलता ही रहेगा, बल्कि बढ़ेगा ही आगे चल के। देखिए चीन के साथ इतना विवाद है, फिर भी ट्रेड चल ही रहा है, तो ट्रेड नहीं रुकता है। और दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत अमेरिका में ही खराब हो गई है, पूरी दुनिया में एक तरीके के जोकर के रूप में सिद्ध हो गया है। तीसरी बात यह है कि चीन का उभार, ये तो तय है कि चीन $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ अमेरिका की सर्वोच्चता को बहुत तेजी से दस्तक दे रहा है और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उस सुपर पावर के करीब जा रहा है। तो अमेरिका को ज्यादा चीन की चिंता करनी चाहिए, भारत का तो छोड़ ही दे वो। और इन सब मामलों में देखेंगे कि हमें अपनी अंदरूनी व्यवस्था ठीक करनी होगी और इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा कि हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, खाली ये सब भाषणबाजी ना होकर रियलिटी में उतरे, लोगों को उद्योग धंधे करने में सहूलियत मिले, सरकार असिस्टेंस दे, बैंक लोन प्रोवाइड करके भूल जाते हैं। चीन में ट्रेनिंग दी जाती है कि किसके लिए आप लोन ले रहे हैं और इसको क्या करेंगे, फिर वो उद्योग धंधों में पैसा लगता है, फिर उसको मार्केट भी उपलब्ध करवाते हैं। क्या हम कर सकते हैं क्या? बैंक तो लोन देके फिर अब वसूली के टाइम ध्यान आएगा उसका, लोन नहीं दिया 10 लाख करोड़ रुपए ऐसे डूब रखे हैं। भाई जिसने पैसा लिया है उसमें आधे तो फ्रॉड है, कॉर्पोरेट वाले, आधे जेन्युइन लोग हैं, उनकी तो हेल्प करनी होगी, करप्शन रोकना होगा, ये सब करना होगा, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी इसी तरीके किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कमजोर होंगे अपनी स्थिति में, भारत के लिए फायदेमंद है क्या चीन के पास जाना, ये या भारत कंफ्यूज है अपनी विदेश नीति में? बताइएगा जरूर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।